Hello बच्चों, नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ केमिस्ट्री विद नौशाद सर। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर क्लास 12th का यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट लेक्चर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलन एलर्जी का। पॉलन एलर्जी आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये पॉलन एलर्जी वर्ड से ही पता चल रहा, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। यानी जो हमारे एटमॉस्फियर में जितने भी फूल, पत्ती, घास, पेड़ पौधे या जो भी हो दिखते हैं, उनसे जो एलर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं पॉलन एलर्जी। आप लोगों ने सुना होगा, हर लोगों को अलग अलग तरीके से पॉलन एलर्जी होती है। किसी को किसी घास से होती है, तो किसी को कुछ खाने पीने के आइटम से होती है, किसी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है। तो हम पर्टिकुलर यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो पॉलन एलर्जी के बारे में बात करेंगे। तो आइए पॉलन एलर्जी के बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है। ये पॉलन ग्रेन स्पेशली हमने अभी आगे हम देखेंगे आगे के लेक्चर में कि हमारे पास एनिमोफिली होता है, जिसे इंटमोफिली हम बोल सकते हैं। इंटमोफिली होता है, हाइड्रोफिली होता है, यानी कुछ ऐसे पॉलिनेशन होते हैं जो इंसेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे पॉलिनेशन होते हैं जो वाटर के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो ये एलर्जी अधिकतम हम देखेंगे पॉलन में, पॉलन का मतलब सिंपल सा समझ लीजिए फूल, पत्ती, इन सब से है। तो अगर इनमें जो एलर्जी होगा हम उसको देखेंगे तो यहाँ पर कहते हैं कि वो एलर्जी जो होती है वो एनिमोफिली से होता है। स्पेशली अकर थ्रू एनिमोफिली यानी जो इनका होता है वो एनिमोफिलिस प्लांट के द्वारा होता है। यानी कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है अधिकतम, उसी से पॉलन एलर्जी हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कोई ये बात नहीं है कि जो पौधे पॉलिनेशन विदाउट इंसेक्ट कर रहे हैं दे कैन नॉट काज पॉलन एलर्जी, दे कैन आल्सो कॉज पॉलन एलर्जी। लेकिन एनसीईआरटी यहाँ डायरेक्ट बोलती है कि अधिकतम अगर पॉलन एलर्जी की हम बात करें तो वो एनिमोफिली प्लांट के द्वारा देखने को मिलते हैं। एनिमोफिली का मतलब है द पॉलिनेशन विच कैन कैरी आउट थ्रू द इंसेक्ट, यानी जो पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा पौधों में किया जाता है, दैट इज नोन एज एनिमोफिली। आगे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे पॉलिनेशन के टाइप्स में। जब हम आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे इंसेक्ट के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, वाटर के भी द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो हम देखेंगे। तो अभी पर्टिकुलर हम ये देख रहे हैं एनिमोफिली प्लांट के लिए कि ऐसा पौधा जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो पॉलन एलर्जी हमें काज कर सकता है। तो ये पॉलन एलर्जी जो एनिमोफिली प्लांट के द्वारा अधिकतम देखने को हमें मिलता है। अब इसमें बात आती है कि जो पॉलन एलर्जी होता है वो सीवियर प्रॉब्लम भी काज कर सकता है, जैसे ब्रोंकाइटिस भी काज कर सकता है, एनीमिया काज कर सकता है, ये सब कुछ हमें काज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं पॉलन ग्रेन या पॉलन एलर्जी लिख दीजिए आप। pollen allergy can cause severe problems like, कौन कौन से ऐसे सीवियर प्रॉब्लम्स हैं जो पॉलन एलर्जी के द्वारा हो सकते हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी कहती है कि जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, अस्थमा भी इसी से होता है, हमारे पास देखने को मिलता है। अस्थमा भी इसी से होता है। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा यानी जो बोल सकते हैं दोनों की दोनों जो बीमारी है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड बीमारी है। ये दोनों बीमारियां हो सकती हैं सीवियर प्रॉब्लम में। एनसीईआरटी इसको बताती है कि पॉलन एलर्जी से ये सीवियर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, और भी ढेर सारे बीमारियां हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी केवल ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के बारे में हमें बताती है। ये था पॉलन एलर्जी के बारे में।
एग्जाम्पल अगर हम लिख दें कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसके वजह से ये सब हो सकते हैं, तो एनसीईआरटी केवल एक एग्जाम्पल बताती है और वो एग्जाम्पल का नाम है पार्थिनियम, या इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं कैरेट ग्रास। पार्थिनियम या कैरेट ग्रास, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, ये अपने आप को बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। अगर ये किसी भी ज़मीन पर थोड़ा सा वहाँ पर ग्रो करेगा तो इसकी जो पॉपुलेशन होती है बहुत तेज़ी, या बोल सकते हैं रैपिडली ग्रोथ ये करता है, रैपिड ग्रोथ ये शो करता है। तो पार्थिनियम या कैरेट ग्रास की वजह से हमारे पास पॉलन एलर्जी हो सकते हैं। यानी तमाम पौधे हैं जिससे ये एलर्जी हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी पर्टिकुलर बात करती है केवल एक एग्जाम्पल देकर, पार्थिनियम या तो कैरेट ग्रास। अब बात आती है पार्थिनियम या कैरेट ग्रास, आप लोग देखे होंगे नॉर्मली हर जगह दिख जाता है ये, जिसमें वाइट वाइट फूल आते हैं, छोटे छोटे ग्रीन कलर की उसकी पत्तियाँ होती हैं, छोटे घास के जैसा होता है ये, आप देख सकते हैं इसको हर जगह ये दिख जाएगा। अब बात आती है कि ये पार्थिनियम या कैरेट ग्रास ये हमारे देश यानी हमारे भारत देश की ये घास नहीं है। ये जो घास थी ये बाहर से इंपोर्ट होकर के आई थी, यानी जब बाहर देश से गेहूं हमारे देश में लाया जा रहा था तो उसी के बोरी में ये घास लगा था और उसी की वजह से हमारे भारत देश में ये घास आ चुका है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं दिस इज नॉट एन इंडियन ग्रास, imported through contaminated wheat। यानी ये हमारे भारत देश में आया था जब घास को जब गेहूं को इंपोर्ट किया जा रहा था, तब उस टाइम पर ये पार्थिनियम या कैरेट ग्रास हमारे भारत देश में भी आ गया था। तब वहाँ से हमको ये देखने को मिला था कि हमारे भारत में आ गया है ये था कुछ पॉलन एलर्जी के बारे में। अब ये तो हो गया कि पॉलन एलर्जी के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ तमाम पॉलन ऐसे होते हैं जिसका हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे अधिकतम एथलीट्स, जिम्नास्टिक्स जो लोग होते हैं उसको पॉलन को यूज करते हैं, टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो हम इसके बारे में अब लिख लेते हैं, इसके टैबलेट या तो सिरप के बारे में। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पॉलन प्रोडक्ट। पॉलन प्रोडक्ट्स यानी बहुत से ऐसे पॉलन हैं जिनको हम अपने लिए यूज करते हैं। अधिकतम इसको जिम्नास्टिक्स और जो एथलीट्स होते हैं वो लोग अधिकतम इसको यूज करते हैं। ये एनसीईआरटी कहती है अधिकतम इसे वेस्टर्न लोग यूज करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग होते हैं वो लोग अधिकतम इसको यूज करते हैं अपने लिए अधिकतम उसी को यूज करते हैं पॉलन प्रोडक्ट को, जिससे उनकी थोड़ी मस्कुलाइन ज़्यादा डेवलप हो जाए, उनकी शरीर ज़्यादा बल्कि दिखे, एनर्जी ज़्यादा उन्हें मिले, उन सब चीज़ के लिए इनका यूज किया जाता है पॉलन प्रोडक्ट्स का। तो आइए एक एक करके हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है ये। इट इज न्यूट्रिशियस बोलते हैं इसको, इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं ज़्यादा अमाउंट में, न्यूट्रिएंट इसमें देखने को मिलता है ये। और अधिकतम क्या कहा जाता है इन वेस्टर्न कंट्रीज, अधिकतम इसको वेस्टर्न कंट्रीज यूज करते हैं। यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं टू इम्प्रूव, लिख सकते हैं टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वो लोग इसको यूज करते हैं। इसको अधिकतम हम यहाँ लिख दे रहे हैं इट इज मोस्टली यूज्ड बाय जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, ETC कर लीजिए। अधिकतम इसको जिम्नास्टिक लोग, एथलेटिक्स लोग अधिकतम इसे यूज करते हैं।
ताकि उनका जो परफॉर्मेंस हो, इंडोरेंस हो, वो ज़्यादा दिखे और उनको बिना थके, बिना एनर्जी लॉस किए वो अच्छे से अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर सके। इनके वजह से पॉलन प्रोडक्ट का यूज अधिकतम वेस्टर्न कंट्रीज में किया जाता है, अधिकतम इसका यूज किया जाता है, देखने को हमें मिलता है। पॉलन प्रोडक्ट किस फॉर्म में यूज है मार्केट में, तो ये यूज हमारे पास हैं, दिखते हैं। पॉलन प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एज, मार्केट में ये अवेलेबल हैं सिरप्स के फॉर्म में बोल सकते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में बोल सकते हैं, etc। सिरप, टैबलेट्स, इन सब के फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल हमें देखने को मिलते हैं ये सब कुछ प्रोडक्ट। तो ये था हमारे पास पॉलन के बारे में, यानी पॉलन एलर्जी क्या होती है, पॉलन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा चलता है मेल रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड। यानी हमने एक बार मेल रिप्रोडक्टिव वाले में आपको बताया था, पढ़ाया था कि मेल गैमीट बनता कैसे है। हमने आपको दिखाया था कि जो मेल गैमीट होता है वो कैसे बनता है। तो वही हमको देखना है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट। तो उसको दिखाने से पहले हम आपको जो पीछे बताए थे कि क्या प्रोसेस होता है मेल गैमीट बनाने का, हम उसको एक बार आपके सामने यहाँ फिर से लिख कर दिखा देते हैं। पहले था माइक्रोस्पोरेंजिया, पहले हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया था, हम इसे आपको फिर से एक बार लिख करके दिखा दे रहे हैं कि क्या होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया था, माइक्रोस्पोरेंजिया से हमारे पास बन रहे थे माइक्रोस्पोर मदर सेल, या हम इसी को दूसरे नाम से भी बोल रहे थे, पॉलन मदर सेल, या हम इसी को एक शॉर्ट नाम भी दिए थे प्रीवियस लेक्चर में, ये मैं बता चुका हूँ। इसको हम बोलते हैं एमएमसी के नाम से, इसको बोलते हैं पीएमसी के नाम से। यानी माइक्रोस्पोरेंजिया से हमारे पास बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारे पास जा करके बनता है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल। यहाँ से हमारे पास बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, हम इसको बोलते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड हम इसको बोलते हैं, हमारे पास ये जाकर के बनता है। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद जाकर के हमारे पास बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद जाकर के बनता है माइक्रोस्पोर, फिर माइक्रोस्पोर से जाकर के बन जाता है पॉलन ग्रेन, और उसी पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर बना था ये 4 बने थे हमारे पास। अब इस माइक्रोस्पोर से जो पॉलन ग्रेन बना था वो भी 4 बना था। पॉलन ग्रेन ये भी हमारे पास 4 बना था। इसी पॉलन ग्रेन को ही हम बोलते हैं दूसरे नाम से मेल गैमेटोफाइट। दूसरे नाम से हम इसी को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट के नाम से हम इसको बोलते हैं। यानी अब इसमें जो हमने ये सब कुछ देखा है कि माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर से माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, या उसी का दूसरा नाम था पॉलन मदर सेल, फिर उससे जाके बना माइक्रोस्पोर टेट्राड, उससे जाके बना माइक्रोस्पोर, फिर लास्ट में जाके हमारे पास मेल गैमेटोफाइट बना, या उसी को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। अब बात आती है इसमें मियोसिस या माइटोसिस की, कि मियोसिस कहाँ पर चला था और माइटोसिस कहाँ पर चला था। तो जब हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बना थे, तब यहाँ पर जो प्रोसेस चला था उसी का नाम था मियोसिस।
यहीं पर चला था मियोसिस। मियोसिस हम चलाते हैं तब जब हमें क्रोमोसोम नंबर हाफ करना होता है तब। ये था मियोसिस जब चला तब जाके माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। अगर यहाँ प्लॉइडी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 2n होता है यानी डिप्लॉयड होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, 2n यानी डिप्लॉयड होता है एमएमसी या पीएमसी भी। अब जब मियोसिस चल जाता है डिप्लॉयड सेल में तो वो सेल को हैप्लॉयड कर देता है। तो ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड, यानी इन सब की प्लॉइडी अब हैप्लॉयड हैप्लॉयड हो जाएगी। यहाँ पर माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कब बनता है? जब ये डिफ्रेंशिएट होता है तब। यानी माइक्रोस्पोर डिफ्रेंशिएट होकर के बनाता है मेल गैमेटोफाइट या इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है लेकिन हम लिख दे रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो जब माइक्रोस्पोर बनाता है तो यहाँ पर एक एंजाइम लगती है और उस एंजाइम का नाम है कैलेज एंजाइम, हम इसको बोलते हैं। यानी जो माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर बनता है तो उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है और उस एंजाइम का नाम है कैलेज एंजाइम। ये था हमारे पास प्रोसेस टू मेक मेल गैमेटोफाइट। हाउ टू मेक मेल गैमेटोफाइट? माइक्रोस्पोरेंजिया, देन आफ्टर एमएमसी और पीएमसी, देन आफ्टर माइक्रोस्पोर टेट्राड, देन आफ्टर माइक्रोस्पोर, देन आफ्टर मेल गैमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन। ये था हमारे पास प्रोसेस। इसी पूरे प्रोसेस को हम मिला करके बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। मीन्स व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस? तो हम यहां लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को शॉर्ट में भी हम बोल सकते हैं एमएमसी। बाय मियोसिस, इसमें मियोसिस का प्रोसेस चला है। बाय मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बोलते हैं। हमारे पास ये है, यानी जब माइक्रोस्पोर बनेगा मियोसिस के हेल्प से तो उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। यानी देख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया था, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी या पीएमसी। आप माइक्रोस्पोर मदर सेल को हटा करके पॉलन मदर सेल भी लिख सकते हैं। मियोसिस के थ्रू हमारे पास यहाँ माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाना है तो आप इस तरह बना के दिखा सकते हैं। टेट्राड यानी 4 सेल बनेंगे इसमें। माइक्रोस्पोर टेट्राड को अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह बनाकर दिखा सकते हैं। ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी एक माइक्रोस्पोर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड एक ही सेल में है। जब यहाँ पर कैलेज एंजाइम आता है तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड दिख रहा है ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं इस तरीके से। एन 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 एन, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर है। 4 बना है, 1 2 3 4, और इन सबकी प्लॉइड जो दिखी है वो हैप्लॉइड है। ये था हमारे पास। अब हम आते हैं मेन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पर। द मेल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये खत्म होगा, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसको तब तक के लिए आप लोग नोट करिए, हम मेल गैमेटोफाइट के बारे में आगे चलते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यानी अब हमको देखना है कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो डेवलप होता कैसे है एक पौधे के अंदर। तो आप इसको लिख लीजिए।
तो चलिए आइए, नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हमको अब देखना है, यानी कैसे एक पौधे में ये डेवलप होता है पूरा का पूरा ये प्रोसेस। तो आइए हम आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देते हैं। ये हमारे पास हम मान लेते हैं कोई सेल है यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी का मतलब एक, न्यूक्लिएटेड का मतलब एक न्यूक्लियस इसके अंदर है। ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को हम पहले भी बना चुके हैं। जब हम पॉलन ग्रेन के वॉल के बारे में बता रहे थे तो बता चुके थे एक्जाइन की लेयर होती है, इंटाइन की लेयर होती है, स्पोरोपॉलिनिन कहाँ होता है, कहाँ से पॉलन ट्यूब निकलता है, वो सब कुछ हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट केवल आपको बना करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे डेवलप होता है। तो इसको बोलते हैं हम यूनी न्यूक्लिएटेड, या इसी को आप बोल सकते हैं यूनिसेल्ड भी आप इसको बोल सकते हैं। यानी एक न्यूक्लियस या एक सेल है इसके पास, आप बोल सकते हैं। अब एक न्यूक्लियस या एक सेल है तो इसको जब आगे लेकर के चलते हैं तो जो इसका न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड कर जाता है दो पार्ट में, और हम यहाँ पर बोलते हैं इसको, जो ये डिवाइड करता है तो ये एसिमेट्रिक डिवाइड करता है। एसिमेट्रिक क्या होता है, हम डायग्राम बना रहे हैं, आपको देखकर समझ में आ जाएगा सब। ये एसिमेट्रिक डिवीजन यहाँ पर हो रहा है। एसिमेट्रिक डिवीजन का क्या मतलब होता है, एसिमेट्रिक डिवीजन किसका हो रहा है, न्यूक्लियस का। कैसे होगा, एक न्यूक्लियस बड़ा थोड़ा सा दिखेगा, एक न्यूक्लियस छोटा थोड़ा सा, इसी को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब ये जो न्यूक्लियस था अगर इक्वल पार्ट में टूटता तो वहाँ पर सिमेट्रिक डिवीजन होता, लेकिन ये न्यूक्लियस देखिए एक न्यूक्लियस बड़े में और एक न्यूक्लियस जो है छोटे में टूटा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक न्यूक्लियस के नाम से हम इसे बोलते हैं। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक, एसिमेट्रिक न्यूक्लियस हमारे पास ये दिखा है बनने को आपको। अब इसमें से होता क्या है, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जो छोटा वाला सेल दिख रहा है या न्यूक्लियस दिख रहा है उसे बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो हम यहाँ पर आपको लिखकर दिखा देंगे, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और ये जो छोटा वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो वेजिटेटिव सेल होता है उसको बोलते हैं लार्जर है, जो जनरेटिव सेल दिखता है इसको बोलते हैं स्मॉलर है। जो वेजिटेटिव सेल है उसको हम बड़ा बोल सकते हैं, जो जनरेटिव सेल है उसको हम छोटा बोल सकते हैं। और ये बोल सकते हैं कि ये इर्रेगुलर होता है, फुल ऑफ रिजर्व फूड, फुल ऑफ रिजर्व फूड, यानी जो खाना पीना स्टोर होता है वो हमारे पास वेजिटेटिव सेल के अंदर ही स्टोर होता है, देखने को मिलता है हमको।
अगर हम उसी तरीके से हम बात कर ले दूसरे वाले की, इसकी, तो इसमें बोलते हैं डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप होता है। यानी जो छोटा वाला न्यूक्लियस है वो स्पिंडल शेप का हमको देखने को मिलता है। स्पिंडल शेप, या आप चाहे तो स्पिंडल न्यूक्लियर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लीजिए हम न्यूक्लियस ही लिख दे रहे हैं, स्पिंडल न्यूक्लियर भी लिख सकते हैं। यानी जब इनमें एसिमेट्रिक डिवीजन चला तब वेजिटेटिव सेल बना, जनरेटिव सेल बना। जो वेजिटेटिव सेल बना वो बड़ा था, जो जनरेटिव सेल बना वो छोटा था। जो एक पौधे में या जो पॉलन ग्रेन में बोले खाना स्टोर होता है, वो स्टोर करने का काम करता है वेजिटेटिव सेल। यहाँ लिखा वो इर्रेगुलर होता है शेप में न्यूक्लियस, और जो जनरेटिव सेल का शेप दिख रहा है वो हमें स्पिंडल टाइप में दिखता है। तो ये दोनों न्यूक्लियस का शेप था हमारे पास। अब होता क्या है, फिर हम जब इसके आगे बढ़ते हैं तो जो जनरेटिव सेल होता है उसके वो वेजिटेटिव सेल के अंदर पूरा फ्लोट करता रहता है, तैरता है। तो कैसे होता है हम यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको बना के। इसके आगे हम बना दे रहे हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है वो उसके अंदर किस तरीके से फ्लोट करता है या तैरता है, हम बोल सकते हैं। तो हम दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पे बना करके कि मान लीजिए एक न्यूक्लियस ये है हमारे पास, एक न्यूक्लियस हमारे पास ये बना। ये इस तरीके से होता है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो जनरेटिव सेल होता है वो फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल वाले के अंदर। यानी इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, हम इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और ये जो दिखता है इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल होता है वो फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म के वेजिटेटिव सेल की। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यानी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जनरेटिव सेल फ्लोट करता रहता है। क्योंकि यहाँ भी देख सकते हैं ये बड़ा था वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल जो था वो छोटा सेल में था। तो जो बड़ा वाला सेल है उसी के अंदर जाकर के जनरेटिव सेल फ्लोट करता है। ये हुआ। अब इसके बाद जो होते हैं सुगर उगर जो होता है वो पॉलन ट्यूब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब इसके आगे हम यहाँ से बना देते हैं, उधर यहाँ बना देते हैं, इसके नीचे हम लिख देते हैं, आपको बनाकर दिखा देंगे। इसको हम पीछे बता चुके हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल। पीछे हम इसे बता चुके हैं, हम इसको स्टाइल के नाम से बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डायग्राम बना के आपको दिखाया था। अब यहीं पर क्या होता है, ये जो पॉलन डेवलपमेंट हो रहा है, ये वाला एक्जाइन, इंटाइन या स्पोरोपॉलिन वाला, ये आकर के स्टिग्मा पर लैंड करता है, जिसे बोलते हैं ना लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा को हम बोलते हैं, यहाँ इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा को लिखना हो तो लिख सकते हैं, चूंकि मैं पीछे तो बता ही चुका हूँ। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है वो स्टिग्मा होता है। तो इसी को उठा के यहाँ पे हमको बना देना है बस।
इस तरीके से पॉलन ट्यूब निकलता है, जो एग्जाइन के बीच में जो स्पेस था, यानी इंटाइन वाले से पॉलन ट्यूब निकल रहा था, तो हम यहाँ इसको बोल देते हैं ये है पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब है, निकलता है एग्जाइन के बीच में जो स्पेस होता है जिसको इंटाइन बोलते हैं, उस वाले रीजन से पॉलन ट्यूब निकलता है हमारे पास। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि क्या चीज़, पॉलन ग्रेन जो होता है वो वाटर को और शुगर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब, pollen grain absorb sugar and water from स्टिग्मा। स्टिग्मा से जो शुगर और वाटर दिख रहा है वो पॉलन ग्रेन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है शुगर और वाटर को। यहाँ पर जैसे ये पड़ता है, ये हमारे पास पूरा एक पॉलन ग्रेन बना है। स्टिग्मा पर जैसे ही पड़ता है तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा से क्या करता है कि जो शुगर और वाटर होता है उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके इसमें से पॉलन ट्यूब निकलता है, और पॉलन ट्यूब मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ एग्जाइन वाले से नहीं, इंटाइन वाले रीजन से निकलता है। जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसी को हम बोलते हैं एग्जाइन रीजन। हमारा जो पॉलन ट्यूब निकला है वो इंटाइन वाले रीजन से दिख रहा है, यानी इंटाइन वाले रीजन से ही हम इसको निकालते हैं। इसको निकालने के बाद क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल और जो जनरेटिव सेल है ये आगे जाकर के फिर डिवाइड करते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर। ये इस तरीके से जो हमारा पॉलन ट्यूब अंदर गया है, इसमें दो सेल डिवाइड होते हैं, यही दोनों सेल जो होते हैं यहाँ डिवाइड हो जाते हैं। ये इसका मतलब है जो वेजिटेटिव सेल हुआ वो पॉलन ट्यूब के अंदर आकर के दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और जो जनरेटिव सेल था वो डिवाइड नहीं होता है। तो हमने यहाँ ग्रीन वाले को दिखाया है वेजिटेटिव सेल, और जो ब्लू वाला है वो जनरेटिव सेल, इसलिए पॉलन ट्यूब के अंदर भी हमने दो ग्रीन बनाया। उसका मतलब है कि दो सेल बने हैं और जनरेटिव सेल के केवल एक ही सेल है। तो यहाँ हम इसको बोल सकते हैं टू वेजिटेटिव सेल है, और ये जो ब्लू वाला इसको हम बोल सकते हैं वन जनरेटिव सेल है। यानी पॉलन ट्यूब के अंदर टोटल 3 सेल बने हैं, और इसी को हम बोलते हैं 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज बोलते हैं, जिसमें से हमारे पास 2 वेजिटेटिव सेल होते हैं, एक जनरेटिव सेल होती हैं। ये है 2 वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल होते हैं, 3 सेल स्टेज वाले। यही डिवाइड करते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर आकर के हमारे पास। इसमें फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि इसी को हम बोल देते हैं ट्राई सेल स्टेज भी आप बोल सकते हैं इसको। ट्राई सेल स्टेज इसको हम बोल सकते हैं, ट्राई सेल या ट्राई न्यूक्लिएटेड या 3 सेल स्टेज कुछ भी बोल सकते हैं। इस स्टेज में 2 वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल हमें देखने को मिलते हैं पूरे के पूरे। इसी को हम बोलते हैं पोस्ट
फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जाके हमें ये पूरा मिलता है, जिसमें 2 वेजिटेटिव सेल, 1 जनरेटिव सेल, या टोटल नाम इसको बोलना हो तो ट्राई सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज या ट्राई न्यूक्लिएटेड स्टेज, आप इसको आसानी से बोल सकते हैं। उसके अंदर पूछा जाता है टोटल कितने होते हैं हमारे पास, तो हमें ये जो 2 वेजिटेटिव सेल मिला है उसी को हम बोलते हैं 2 मेल गैमीट बोलते हैं हम इसी को। या आप चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 मिनट, टू मेल गैमीट वन वेजिटेटिव सेल। आप इस तरीके से इसको चाहे तो लिख सकते हैं पूरा। यानी हम यहाँ फिर से आपको बता दें क्या है ये सब। यहाँ पर एक सेल से हमने या एक न्यूक्लियस से स्टार्ट किया था, एसिमेट्रिक डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस बना, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस बना उसको बोला गया वेजिटेटिव सेल, जो छोटा न्यूक्लियस बना उसको बोला गया जनरेटिव सेल। फिर इसका जब डिवीजन हुआ तब यहाँ पर हुआ क्या कि जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म था उस साइटोप्लाज्म में ये जनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा है। फिर उसके बाद हुआ क्या कि जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है तो स्टिग्मा पर लैंड करते टाइम पॉलन ग्रेन वाटर और शुगर को स्टिग्मा से एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करते टाइम वहाँ से पॉलन ट्यूब निकलता है इंटाइन वाले रीजन से, और पॉलन ट्यूब निकलता है स्टाइल वाले रीजन में वो जाता है। तो जैसे ही पॉलन ट्यूब होता है तो उस पॉलन ट्यूब में 3 सेल बन जाते हैं हमारे पास। 3 सेल बनते हैं, उन 3 सेल में से हम बोलते हैं 2 को मेल गैमीट और 1 को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। टोटल ट्राई सेल स्टेज इसी को हम बोलते हैं, जिसमें 2 मेल गैमीट 1 वेजिटेटिव सेल हमें देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट पॉलिनेशन स्टेप, हम इसको बोलते हैं, या पोस्ट पॉलिनेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। यह है पोस्ट पॉलिनेशन, और ये जो सब चल रहा है इसको बोलते हैं प्री पॉलिनेशन। पोस्ट पॉलिनेशन में हमारे पास जाकर के मेल गैमीट बन जाता है, यानी हमको एक न्यूक्लियस से 2 मेल गैमीट बना है टोटल, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसको। इसी तरीके से मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट होता है हमारे पास, यानी फ्रॉम 1 न्यूक्लियस टू मेल गैमीट डेवलप्ड। एक न्यूक्लियस से 2 मेल गैमीट जाकर के यहाँ पर डेवलप होते हैं, इसी को हम बोलते हैं, ये है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल और मेल गैमीटोफाइट का स्टेप है हमारे पास, ये पूरा दिखता है इसमें। और इसको चाहे तो आप बोल सकते हैं बाई न्यूक्लिएटेड स्टेप। बाई न्यूक्लिएटेड, या इसी को आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं बाई सेल्ड। बाई न्यूक्लिएटेड या बाई सेल्ड आप इसको चाहे तो बोल सकते हैं। ये था टोटल का टोटल हमारे पास मेल गैमीटोफाइट डेवलप करने का एक था प्रोसेस, पूरा था ये तरीका हमारे पास। यहाँ लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं आप, जनरेटिव सेल जब डिवाइड करता है तो यही जा करके आगे 2 मेल गैमीट को बनाता है और इसमें चलता है। और इसमें चलता है माइटोसिस का स्टेप। यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक मिनट, इसको इस तरह मत लिखिए, सिंपल इसको छोड़ दीजिए, इसको बस इतना ही रहने दीजिए। एक मिनट, सॉरी, ये जो 3 सेल स्टेज बने हैं वो 3 बने कहाँ से, 2 जनरेटिव डिवाइड हुआ है। यानी जो जनरेटिव एक था, वेजिटेटिव एक सेल था, वो डिवाइड हुआ है हमारे पास। जनरेटिव डिवाइड हुआ है 2 सेल में, वेजिटेटिव जैसा था वैसा ही है। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है एक ही वेजिटेटिव बना है, 2 मेल गैमीट बना। यानी जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस चला है तब ये जाकर के हमको 2 मेल गैमीट दिया है। ये इसको हम बोलते हैं इस तरीके से।
तो अगर हम ये हमारे पास तो टोटल स्टेप था मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट का, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो ये हमारा टोटल पूरा ख़त्म होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी मेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है ये पूरा हो चुका है। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा इसको। तब तक के लिए थैंक यू।